बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़हूर अली फ्रॉम सुपीरियर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकंड ईयर का जो पोर्शन है प्रोज और हीरोज़ का, उसमें से चैप्टर नंबर 3 वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज रिटन बाय हर्बर्ट ई हॉक्स करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स ताल्लुक़ है प्रोज़ का, तो प्रोज़ की सबसे ख़ास क्वालिटी ये है कि ये डिफरेंट होता है शॉर्ट स्टोरी, नावल या किसी भी तरह की पोइट्री से। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि इसके अंदर एक ख़ास जो है वो थॉट होती है, रिसर्च होती है, पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, बायोग्राफी हो सकती है या ऑटोबायोग्राफी हो सकती है। ये जो ऐसे हमारे पास है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, ये हर्बर्ट ई हॉक्स का लिखा हुआ है और ये उनका अपना लाइफ एक्सपीरियंस है। वो एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे और एक एजुकेशनिस्ट थे। वो डीन ऑफ कोलंबिया कॉलेज रहे 25 साल के अरसे तक, और वो ये लॉन्गेस्ट पीरियड था कि जो कि कोलंबिया जो कॉलेज के अंदर कोई भी डीन रहा था। तो इसीलिए उनको डीन ऑफ अमेरिकन कॉलेज डीन्स का खिताब भी दिया गया था। आते हैं हम लोग अपने ऐसे की तरफ। इसके अंदर हर्बर्ट ई हॉक्स मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं, या मुख्तलिफ़ रीज़न्स को डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल होते हैं। ऐसे स्टार्ट करते हुए वो कहते हैं कि जो बच्चे अपना कॉलेज के अंदर पास नहीं हो सकते, उनके अंदर 2 कैटेगरीज़ होती हैं। 2 कैटेगरीज़ के अंदर वो इस चीज़ को डिवाइड कर देते हैं। वो कहते हैं कि दोज़ हु ट्राई एंड दोज़ हु डू नॉट ट्राई। सो बेसिक इसका जो नज़रिया है उनका वो ये है कि एक वो स्टूडेंट्स फेल होते हैं जो कि पास होने की कोशिश नहीं करते, और एक वो स्टूडेंट्स फेल होते हैं कि जो कि पास होने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो सबसे पहली चीज़ जिसको वो डिस्कस करते हैं अपने ऐसे के अंदर, वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो सीरियसली कोशिश करते हैं पढ़ने की, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे, ख़ास तौर पे जिसको उन्होंने टाइटल दिया नर्वस हैबिट्स का, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते। मिसाल देते हैं कि जैसे कि एक बच्चा चाहेगा कि वो बैठने के लिए पढ़ने के लिए बैठे, लेकिन जैसे ही वो बैठता है तो उसे याद आता है कि यार मैंने तो पेंसिल शार्प करनी है, और जब एक पेंसिल शार्प कर लेगा साथ ही उसे याद आ जाएगा कि ये तो कर ली है, बाकी भी रहती हैं। इस तरह की किसी और सोच में पड़ जाएगा। इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके जहन के अंदर आती रहेंगी यहाँ तक कि उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा, और जब टाइम ख़त्म हो जाएगा और उसने कुछ भी नहीं किया होगा तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। वो कहते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम जो है, क्योंकि राइटर की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि प्रॉब्लम को बताते तो हैं लेकिन साथ में उसका हल भी किसी न किसी तरफ से सजेस्ट ज़रूर करते हैं। तो कहते हैं इसका हल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट के पास है। क्यों? क्योंकि दूसरा बंदा जो टीचर है या उसके पेरेंट्स हैं या कोई दोस्त है या कोई भी जो है वो आउटसाइड पर्सन है, वो उसको बता तो सकता है या उस प्रॉब्लम को देख तो सकता है, लेकिन कभी भी ये मुमकिन नहीं है कि वो उसको अपरूट कर सके। तो ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कॉलर से पकड़े और इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए कोशिश करे। इसके बाद वो इस ऐसे के सबसे इम्पोर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं, और वो है मिस्टेकन एम्बिशन। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जब कोई भी अपना प्रोफेशन चूज़ करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं कॉलेज के अंदर आते हुए, तो उनमें से अक्सर जो होते हैं उनका जो प्रोफेशन चूज़ किया गया होता है वो पेरेंट्स की तरफ से किया गया होता है। बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है बायो के अंदर और उसे कहा जाए कि बायो पढ़ो। एक बच्चे को मैथ के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, उसे कहा जाए मैथ पढ़ो। एक बंदे को फ़िज़िक्स का पता ही नहीं है और उसे कहा जाए फ़िज़िक्स पढ़ो। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो कैटेगरीज़ बनाई जाती हैं स्टूडेंट्स की, उनके मुताबिक जो है हम ये पेरेंट्स ख़ास तौर पे और कहीं कहीं जो है वो बच्चा खुद भी और टीचर्स भी और उसका इर्द गिर्द का माहौल भी उसको उसका एम्बिशन चूज़ करने नहीं देते, जिसकी वजह से वो कहीं भी किसी भी तरह से उसके अंदर इंटरेस्ट शो नहीं करता। इसके अंदर वो एग्जांपल देते हैं, क्योंकि वो खुद भी, मैंने आपको बताया कि वो एजुकेशनिस्ट थे। कहते हैं मैं देखता हूँ एक बच्चे को और मैं देखता हूँ कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, तो मुझे अंदाज़ा ये होता है कि जब मैं उसके पेरेंट्स के साथ बात करता हूँ या बच्चे के साथ बात करता हूँ तो ये अंदाज़ा होता है, ये समझ आती है कि बच्चे को तो उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। कि इस वजह से मैंने बहुत से पेरेंट्स को अपना दुश्मन बनाया। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें बताता हूँ कि देखें जी, आपके खुदा ने आपके बच्चे को सिर्फ डेंटिस्ट बनने के लिए या फिजिशियन बनने के लिए नहीं पैदा किया। हो सकता है वो एक थिएट्रिकल मैनेजर अच्छा बन सकता हो,
हो सकता है वो प्लेयर अच्छा बन सकता हो या इसके अलावा कोई और क्वालिटी उसके अंदर अच्छी हो। तो वो कहते हैं कि इस तरह की वजह से मेरे बहुत से पेरेंट्स दुश्मन भी बने, लेकिन बाद में आते हैं एक टर्म के बाद या कुछ टर्म्स के बाद और वो आके मुझे बताते हैं कि देखें जी आप बिल्कुल ठीक थे, बच्चा भी बिल्कुल ठीक था, और मुझे वो थैंक यू भी बोलते हैं कि मैंने आप लोगों ने मुझे इसके अंदर हेल्प की। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि कॉलेज, पेरेंट्स और बच्चे के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए जिसकी वजह से इस चीज़ को भी ख़त्म किया जा सकता है। इसके बाद जो है वो राइटर ये कहते हैं कि इसके बाद जो बच्चों की वजह है फेल होने की वो है द मोस्ट ब्राइट बॉय, और वे कहते हैं ये सबसे ज़्यादा तरस खाने वाले बच्चे हैं। क्यों? जिनके ऊपर तरस खाया जा सकता है ये वो वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि ये समझते हैं कि ये इनका माइंड बहुत रिसेप्टिव है। मतलब कि जी ब्राइट मैट्रिक के अंदर या इसके से पहले जो स्कूल की जो एजुकेशन होती है उसके अंदर ये क्या करते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत से पास हो जाते हैं, और कॉलेज को भी यही समझते हैं कि हम लोग फ़ौरन से इससे भी पास हो जाएंगे, और वो इसलिए उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, और जब रिज़ल्ट आता है तो वो उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो कहते हैं ये इस तरह के बच्चों का भी जो हल है वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे के ऊपर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंटायर एटीट्यूड चेंज करने की बात है, क्योंकि जब तक उसका मुकम्मल एटीट्यूड, उसका रवैया, उसकी सोच, उसकी जहन, उसकी फ़िलोसफी को बदला नहीं जाएगा वो कभी भी इस चीज़ के ऊपर नहीं आएगा। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है जो कि डिस्कस करता है राइटर, वो है क्वेश्चन ऑफ हेल्थ, बोथ फिज़िकल एंड मेंटल। अच्छा, इसके अंदर वो जब बच्चा फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ की बात हो रही होती है तो बच्चे को कहते हैं कि इसका प्रॉपर मुआयना करवाने की मैं उसको एडवाइस करता हूँ। क्यों? कहते हैं बहुत से जब मैं देखता हूँ और यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर हैं उनसे जब मेरी बात होती है और बच्चे का प्रॉपर जो है वो डायग्नोसिस किया जाता है तो हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जो है वो टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम होता है, ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम होता है, और इस तरह के बहुत सी इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी स्टडीज़ के अंदर मुकम्मल तौर पर काम सही से नहीं कर पाते। इसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो है फाइनेंशियल प्रेशर। ये एक ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो कि मॉरली और एजुकेशन के लिहाज से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अच्छे नहीं भी होते। लेकिन वो क्यों अच्छे नहीं होते? क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है। ये जो फाइनेंशियल प्रेशर है इसके बारे में जब राइटर डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि बहुत से पेरेंट्स इस बात को मानते हैं, ये समझते हैं कि बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो सारे का सारा उसके ऊपर ही छोड़ दिया जाता है कि तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, खुद से ही पढ़ो। अब ये जो फाइनेंशियल प्रेशर है दैट लीड्स टू द डिज़ास्टर ऑफ द स्टूडेंट। वाई? क्योंकि वो कोशिश करता है अपने फाइनेंस को भी मैनेज करने की और अपनी एजुकेशन को भी मैनेज करने की। तो होता ये है कि या तो उसकी एजुकेशन ख़राब हो जाती है या उसका फाइनेंस ख़राब हो जाता है, और या कभी कभी वर्स्ट सिनेरियो के अंदर ये दोनों चीज़ें इंतहाई ख़राब हो जाती हैं। कहते इसके लिए पेरेंट्स जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि इट वाज देम के हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग हिम इनटू दिस वर्ल्ड, एंड नाउ दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू जस्ट गिव हिम द एजुकेशन एंड हिज राइट्स। लेकिन कुछ फिर भी इस ये सारा समझाने के बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये सारा कुछ करना पड़ता है, और जिसकी वजह से वो फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। वो ना अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं और ना ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद जो है ये तो वो स्टूडेंट्स हो गए जो कि कोशिश करते हैं। इसके बाद एक और कैटेगरी है जिसको वो कहते हैं दोस्त हू डू नॉट ट्राई। अब जो डू नॉट ट्राई है उसके अंदर बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं, ख़ास तौर पे वो बच्चे कि जो कि स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी जो होते हैं प्रोग्राम्स उनके अंदर अपने आप को ऐड करना शुरू कर देते हैं। कॉलेज के अंदर फंक्शंस होते हैं या स्पोर्ट्स होते हैं तो उसके अंदर अपने आप को जनाब शामिल करना शुरू कर देते हैं, हालांकि उनका किसी तरह से भी इंटरेस्ट नहीं है। इनके लिए राइटर कहता है कि अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं या बहुत अच्छे एक्टर हैं तो आप ये करें कि आप इसको प्रोफेशन के तौर पे अपनाएं, मेन टेंट से निकलें, एजुकेशन को छोड़ें और यहाँ पे आ जाए मेन प्रोफेशन के अंदर। लेकिन वो कहता है यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको इसके अंदर भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ टाइम ज़ाया करने के लिए इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। फिर इसके अंदर वो लास्ट कैटेगरी जो है वो है अ फ्यू लेज़ी ब्लफर्स। अब ये जो लेज़ी ब्लफर्स हैं इनका ये है कि ये बिल्कुल करना ही नहीं चाहते, तो इनका हल सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद ये है कि इनको दुनिया के अंदर छोड़ दिया जाए अपने हाल के ऊपर,
ताकि इनको पता लगे कि जो दुनिया है उसके अंदर इनकी क्या अहमियत है। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वक्त गुज़रने के साथ साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो नहीं होते, और जो कुछ ठीक हो भी जाते हैं उनके करैक्टर के ऊपर हमेशा एक सवालिया निशान ये होता है कि उन्हें अपना प्रूव करना पड़ता है हर मकाम के ऊपर। तो कहते हैं कॉलेज डीन जो हैं उनको इस चीज़ को समझने के लिए ये बात जहन के अंदर रखनी चाहिए। ख़ास तौर पे फाइनेंशियल प्रेशर के अंदर बहुत से कॉलेजेस कर भी रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ इश्यूज़ रह जाते हैं, और कॉलेज डीन अगर इन चीज़ों को, इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ जाता है तो वो प्रॉपर तौर पे अपना जो काम है उसको सही तरीके से अंजाम दे रहा होता है। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इसके अंदर से आपकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आएंगे और आपके जो MCQs हैं वो आएंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो बुक है ये 2 हिस्सों में डिवाइड है, प्रोज और हीरोज़ जो बुक 2 है। प्रोज में से जो ये 10 एसेज हैं इनमें से आपके 3 MCQs आएंगे जो कि सिनोनिम्स की सूरत में आएंगे पेपर के अंदर, और तकरीबन आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपने 6 क्वेश्चन करने हैं और 12 मार्क्स के ये होंगे। तो इस तरह से आपका टोटल 15 मार्क्स का पेपर इस बुक 2 के प्रोज वाले हिस्से में से आएगा। थैंक यू।